यह सच में समझने के लिए कि क्यों मिलियंस हार्ड वर्किंग इंडियन फैमिलीज एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर अटकी रहती हैं, हमें पर्सनल हैबिट्स से आगे देखना होगा और इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स की इनविजिबल मशीनरी को एग्जामिन करना होगा। हमें पैसों को फॉलो करने की जरूरत है, सिर्फ यह नहीं कि पैसा आपके वॉलेट से कहाँ निकलता है, बल्कि प्रेसाइजली वह कहाँ लैंड होता है, कौन उसकी वैल्यू कैप्चर करता है और क्यों यह पूरा लैंडस्केप इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि पैसा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। आइए पुणे के स्प्राउलिंग आईटी हब हिंजवड़ी की एक ब्राइटली लिट सेल्स गैलरी में चलते हैं। यह एक सैटरडे आफ्टरनून है। रमेश, जो एक 30 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हैं, एक पॉलिश्ड वुडन डेस्क के सामने एक स्लीक रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव के अपोजिट बैठे हैं। रमेश के बगल में उनकी वाइफ बैठी हैं, जिन्होंने अपनी 3 ईयर बेटी को पकड़ा हुआ है। उनके बीच टेबल पर स्काईलाइन क्रेस्ट फेज 2 का एक इलेबोरेट आर्किटेक्चरल मॉडल रखा है, जो इन्फिनिटी पूल, क्लब हाउस और मैनिक्योर्ड लॉन्स के साथ मॉडर्न हाई राइज लिविंग का एक प्रॉमिस्ड ओएसिस है। रमेश एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के पेपर्स साइन करने ही वाले हैं। ब्रोशर पर स्टिकर प्राइस 60 मिलियन रुपीज यानी 60 लाख रुपीज लिखा है। रमेश के लिए यह मोमेंट एडल्टहुड का एब्सोल्यूट पिनैकल रिप्रेजेंट करता है। वह एक टियर 2 टाउन के एक मामूली रेंटेड हाउस में बड़े हुए, जहां उनके पेरेंट्स लैंडलॉर्ड के विजिट्स और एनुअल रेंट हाइक्स को लेकर लगातार परेशान रहते थे। आज अपनी हार्ड अर्नड सेविंग्स लगाकर और बैंक लोन सिक्योर करके उन्हें लगता है कि वे ओनरशिप की सॉलिड जमीन पर कदम रख रहे हैं। उस शाम रमेश एक स्मॉल फैमिली डिनर होस्ट करते हैं। स्वीट्स बांटी जाती हैं। उनके पेरेंट्स अपने होम टाउन से कॉल करते हैं। उनकी आवाज इमोशन से भरी हुई है। अब हमारा लड़का सच में सेटल हो गया है, उनके फादर प्राउडली कहते हैं। उसने अपनी फैमिली के लिए एक परमानेंट एसेट बनाया है। यह एक ब्यूटीफुल, डीपली कंफर्टिंग ह्यूमन स्टोरी है। लेकिन अगर हम इमोशन को हटा दें और इस ट्रांजैक्शन की कोल्ड अनयील्डिंग मैथमेटिक्स को देखें, तो एक रेडिकली डिफरेंट पिक्चर सामने आती है, जो ये रिवील करती है कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस मिडिल क्लास एस्पिरेशंस से कैसे वेल्थ एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। 20 ईयर मॉर्गेज का कोल्ड मैथ। 60 लाख रुपीस का अपार्टमेंट खरीदने के लिए रमेश अपनी जमा पूंजी से 20% का डाउन पेमेंट देता है, यानी 12 लाख रुपीस। बाकी के 48 लाख रुपीस के लिए वह एक लीडिंग प्राइवेट बैंक से 8.75% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर 20 ईयर टेन्योर के लिए एक आर्म्स लेंथ होम लोन लेता है। सेल्स एजेंट उसे रियश्योर करता है, सर आपकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई बस 42,426 रुपीस है। आपकी 1.1 लाख रुपीस की मंथली सैलरी के साथ ये पूरी तरह से अफोर्डेबल है, प्लस आपको बड़े टैक्स सेविंग्स भी मिलते हैं। रमेश मंथली फिगर 42,426 रुपीस को देखता है और डिसाइड करता है कि वह इसे मैनेज कर सकता है। वह जिस बात की कैलकुलेशन नहीं करता वह है उस कॉन्ट्रैक्ट की क्यूम्युलेटिव मैथमेटिकल रियलिटी जिस पर उसने अभी साइन किए हैं। रमेश की होम लोन रियलिटी बोरो किया गया प्रिंसिपल लोन 48 लाख रुपीस, 20 ईयर्स के लिए मंथली ईएमआई 42,426 रुपीस। 20 ईयर्स में बैंक को टोटल पेमेंट 1,82,240 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 1.02 करोड़ रुपीज। बैंक को पे किया गया टोटल इंटरेस्ट 53,82,240 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 53.8 लाख रुपीज। उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। रमेश ने 48 लाख रुपीस बरो किए थे। 2 डिकेड्स के दौरान वह ओरिजिनल 48 लाख रुपीस के साथ साथ प्योर इंटरेस्ट के रूप में एडिशनल 53.8 लाख रुपीस वापस पे करेगा। इससे पहले कि रमेश दीवारों पर पेंट की एक सिंगल लेयर भी लगाए या फर्नीचर का कोई सामान खरीदे, वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिले हुए एक्चुअल लोन अमाउंट से भी ज्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में देने के लिए एग्री हो चुका है। बैंक सिर्फ घर खरीदने में रमेश की असिस्टेंस नहीं कर रहा है, बल्कि बैंक ने रमेश के साथ इफेक्टिवली पार्टनरशिप कर ली है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि रमेश की मेहनत अगले 240 मंथ्स तक बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक गारंटीड कंपाउंडिंग रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करे। अगर रमेश ईयर 5 या ईयर 8 में अपनी पेमेंट्स में पीछे छूट जाता है, तो बैंक रिकवरी प्रोसीजर्स इनिशिएट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या इकोनॉमिक डाउनटर्न का रिस्क पूरी तरह से रमेश के कंधों पर है। वहीं बैंक कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉप पर सेफली बैठकर मंथ आफ्टर मंथ अपना गारंटीड यील्ड कलेक्ट करता रहता है। सेक्शन ब्रेक। द सोवरन स्कीम, टैक्सेस, फीस एंड फ्रिक्शन। हालांकि रमेश के पंख काटने वाला बैंक तो सिर्फ पहला मेजर प्लेयर है। स्टेट एक्सचेकर बिल्कुल उसके बगल में खड़ा है, अपना सोवरन शेयर कलेक्ट करने के लिए तैयार।
अपने अपार्टमेंट का लीगल पोजीशन लेने के लिए रमेश को अपफ्रंट रेगुलेटरी चार्जेस पे करने होंगे। स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में 6%, 3,60,000 रुपीस। रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपीस। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी 5%, 3 लाख रुपीस। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और लोन प्रोसेसिंग फीस 50,000 रुपीस। ताले में चाबी घुमाने से पहले रमेश को नॉन रिकवरेबल टैक्सेस और फीस में लगभग 7.4 लाख रुपीस चुकाने होंगे। ये पैसा उनके घर में एक सिंगल स्क्वायर फीट स्पेस भी नहीं जोड़ता। ये तुरंत स्टेट ट्रेजरीज और लीगल पेपर वर्क में गायब हो जाता है। अब आइए रमेश के 60 लाख रुपीस के घर का पूरा 20 ईयर का फाइनेंशियल फुटप्रिंट कैलकुलेट करते हैं। यह टेबल वेरियस एक्सपेंस कंपोनेंट्स और उनके करॉस्पॉन्डिंग अमाउंट्स पेड के अक्रॉस टोटल फाइनेंशियल आउटले को ब्रेक डाउन करती है। ये 12 लाख रुपीज के इनिशियल डाउन पेमेंट और 48 लाख रुपीज के प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट के साथ शुरू होती है। 20 ईयर्स में 8.75% पर बैंक इंटरेस्ट 53,82,240 रुपीज बैठता है। स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर 7,40,000 रुपीज होती है, जबकि बेसिक इंटीरियर और फर्निशिंग कॉस्ट 6 लाख रुपीज जोड़ती हैं। इसके अलावा 20 ईयर्स में एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी टैक्सेस और सोसाइटी मेंटेनेंस 8 लाख रुपीज हो जाते हैं। कुल मिलाकर ट्रू टोटल आउट ऑफ फ्लो 1,35,22,240 रुपीज बनता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.35 करोड़ रुपीज है। जो प्रॉपर्टी रमेश को 60 लाख रुपीस में बेची गई थी, वह आखिरकार उनकी लाइफ टाइम पोस्ट टैक्स अर्निंग्स का 1.35 करोड़ रुपीस से ज्यादा कंज्यूम कर लेगी। रमेश के फ्लैट को रियल फाइनेंशियल टर्म्स में ब्रेक इवन करने के लिए उसकी मार्केट वैल्यू 20 ईयर्स में दोगुनी से भी ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ उस कैश को कवर करने के लिए जो उन्होंने इंटरेस्ट, टैक्सेस और मेंटेनेंस फीस में बहाया है। और भले ही प्रॉपर्टी की प्राइस दोगुनी होकर 1.2 करोड़ रुपीस हो जाए, फिर भी रियल इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के बाद रमेश को एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर में नेट लॉस ही हुआ है। फिर भी इस ट्रांजैक्शन के डे 1 पर 2 एंटिटीज एब्सोल्यूट गारंटीड प्रॉफिट्स के साथ बाहर निकलती हैं। गवर्नमेंट बिना कोई सिंगल ऑपरेशनल रिस्क लिए अपफ्रंट कैश में 7.4 लाख रुपीस कलेक्ट करती है। बैंक एक ऐसे एसेट को लॉक इन करता है जो 2 डिकेड्स में हाई मार्जिन इंटरेस्ट इनकम में 53.8 लाख रुपीस जनरेट करेगा। दूसरी तरफ रमेश लॉन्ग टर्म डेट रिस्क का 100% संभालते हैं, अपनी मंथली इनकम का 40% डेट सर्विसिंग में लगाते हैं और इस ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 3 मिडिल क्लास रियल एस्टेट मिथ्स को डिकंस्ट्रक्ट करना। रमेश जैसे स्मार्ट एजुकेटेड प्रोफेशनल्स बेसिक एरिथमेटिक चलाए बिना इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि उनके डिसीजंस 3 पावरफुल कल्चरली रीएनफोर्स्ड मिथ्स से ड्रिवन होते हैं, ऐसे नैरेटिव्स जिन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपर्स और स्टेट एजेंसीज द्वारा चुपचाप प्रमोट किया जाता है। 3 बड़े वेल्थ ड्रेन मिथ्स। मिथ 1, रियल एस्टेट सब सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये इंटरेस्ट ड्रैग, इलिक्विडिटी, टैक्सेस और रियल इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। मिथ 2, रेंटिंग का मतलब पैसे वेस्ट करना है। यह इस बात को इग्नोर करता है कि होम इंटरेस्ट और टैक्सेस भी डेड मनी है। मिथ 3, आप इनकम टैक्स पर बड़ी सेविंग्स करते हैं। टैक्स में 50,000 रुपये सेव करने के लिए इंटरेस्ट में 4 लाख रुपये स्पेंड करना नेट लॉस है। मिथ 1, रियल एस्टेट सब सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सोच पुराने जमाने से चली आ रही है, जब अर्बन लैंड की सप्लाई कम थी और इक्विटी मार्केट्स आम नागरिकों की पहुंच से बाहर थे। मॉडर्न रियल एस्टेट में हैवी इलिक्विडिटी, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस फ्रिक्शन, प्रॉपर्टी टैक्सेस और स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन होता है। जब आप इंटरेस्ट कॉस्ट्स और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रियल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स CAGR कैलकुलेट करते हैं, तो अर्बन हब्स में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अक्सर पर ईयर 3% से 5% का ही मामूली रियल रिटर्न देती है, जो स्टैंडर्ड इक्विटी इंडाइसेस से बहुत कम है। मिथ 2, रेंट डेड मनी है। मिडिल क्लास कल्चर रेंट को पूरी तरह से फाइनेंशियल वेस्ट मानता है, लेकिन मॉर्गेज इंटरेस्ट क्या है? बैंक को पे किया गया इंटरेस्ट भी नॉन रिकवरेबल डेड मनी ही है। स्टाम्प ड्यूटी डेड मनी है, प्रॉपर्टी टैक्स डेड मनी है, मेंटेनेंस फीस भी डेड मनी है। जब रमेश अपने लोन के शुरुआती सालों में अपनी मंथली EMI में 42,426 रुपीज पे करता है, तो उस मंथली पेमेंट में से लगभग 35,000 रुपीज सीधे बैंक को दिया जाने वाला प्योर इंटरेस्ट होता है। इससे उसके घर में 1 रुपये की भी इक्विटी नहीं बनती। रमेश बैंक के पैसे यूज करने के लिए असल में बैंक को पर मंथ 35,000 रुपीज रेंट ही दे रहा है,
जबकि वह खुद को ये समझा रहा होता है कि लैंडलॉर्ड को पर मंथ 20,000 रुपीज देना वेस्ट होता। मिथ 3, टैक्स बेनिफिट मिलेगा ऑन होम लोन। शायद ये लोन ऑफिसर्स द्वारा यूज की जाने वाली सबसे अट्रैक्टिव मार्केटिंग लाइन है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम बायर्स पर ईयर पे किए गए इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपीज तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आइए रियल मैथ्स देखते हैं। अगर रमेश 30% टैक्स स्लैब में आता है तो 2 लाख रुपीज का डिडक्शन उसे पर ईयर टैक्स में अप्रोक्सीमेटली 62,400 रुपीज बचाता है। उस 62,400 रुपीज के टैक्स ब्रेक को पाने के लिए रमेश को हर एक साल बैंक को इंटरेस्ट के रूप में 4 लाख रुपीज से ज्यादा के चेकने पड़ते हैं। 62,400 रुपीज बचाने के लिए 4 लाख रुपीज खर्च करना कोई स्मार्ट वेल्थ स्ट्रेटजी नहीं है। ये बैंक के लिए एक इनक्रेडिबल डील है और इंडिविजुअल के लिए एक नेट कैश ड्रेन है। यह टैक्स इंसेंटिव स्टेट द्वारा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और बैंक लैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर किया गया था, न कि मिडिल क्लास वेल्थ बनाने के लिए। सेक्शन ब्रेक, द ब्रॉडर वेब। दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चरल मिसअलाइनमेंट की ये डायनामिक सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन पर काम करती है। प्रोडक्ट्स को अक्सर इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि कंज्यूमर के लिए उन्हें सिक्योरिटी के रूप में पैकेज और सेल किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव अलाइनमेंट। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स के लिए आपको जो बताया जाता है वो है सेफ इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ प्रोटेक्शन, लेकिन सिस्टम को जो मिलता है वो है 4 to 5% यील्ड देने वाला अल्ट्रा लॉन्ग टर्म कैपिटल। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको जो बताया जाता है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट मेड सिंपल, लेकिन सिस्टम को जो मिलता है वो है 1 to 1.5% परपेचुअल एनुअल डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू के लिए आपको जो बताया जाता है वो है बस 5% मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करें, लेकिन सिस्टम को जो मिलता है वो है 36 to 42% एनुअलाइज्ड हाई कंपाउंडिंग डेट ट्रैप। ट्रेडिशनल एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज। मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज के पास पड़ोस के फ्रेंडली एजेंटों द्वारा बेची गई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इन प्लान्स को अल्टीमेट डुअल बेनिफिट प्रोडक्ट के रूप में मार्केट किया जाता है। गारंटीड रिटर्न्स प्लस लाइफ कवर। रियल्टी में ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान स्टेबल लाइफ कवरेज देते हैं, अक्सर एनुअल प्रीमियम का सिर्फ 10 टाइम्स और पर एनम 4% to 5% का डिजिमल रिटर्न देते हैं। एक्चुअल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 6% to 7% पर चलने के साथ ये प्लान्स समय के साथ आपकी रियल परचेजिंग पावर में लगातार रिडक्शन की गारंटी देते हैं। उन्हें इतने एग्रेसिवली क्यों बेचा जाता है? क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर सेलर को हैंडसमली रिवॉर्ड करता है। इंश्योरेंस कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर को फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 20% to 35% तक कमीशन के रूप में देती हैं, जिसके बाद दशकों तक ऑनगोइंग ट्रेलिंग कमीशन मिलता है। एजेंट को एक ल्यूक्रेटिव पे आउट मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी को हायर यील्डिंग एसेट्स में डिप्लॉय करने के लिए सस्ता लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है, और बायर को एक ऐसा एसेट मिलता है जो बेसिक इन्फ्लेशन के साथ पेस बनाए रखने में फेल रहता है। रेगुलर म्यूचुअल प्लान्स वर्सेस डायरेक्ट प्लान्स। जब मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कदम रखते हैं तो उन्हें आमतौर पर बैंक्स, ब्रोकर्स या वेल्थ एडवाइजर्स द्वारा रेगुलर प्लान्स की तरफ गाइड किया जाता है। एजेंट जो बात शायद ही कभी हाईलाइट करता है वह है हिडन टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीआर का डिफरेंस। एक रेगुलर प्लान में एक रिकरिंग कमीशन शामिल होता है जो आमतौर पर 0.75% से 1.5% पर ईयर होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट पूल में से हर एक साल डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया जाता है जब तक आप फंड होल्ड करते हैं। पेपर पर 1% की एनुअल फीस सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन 25 ईयर के इन्वेस्टमेंट होराइजन में इंटरमीडिएटरी को पे किया गया वह सिंगल परसेंटेज पॉइंट खोए हुए कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपकी टोटल पोटेंशियल फाइनल पोर्टफोलियो वेल्थ का 20% से 25% तक छीन सकता है। आप मार्केट रिस्क का 100% लेते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर हर एक साल आपके एसेट्स में से रिस्क फ्री कट लेता है। द क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप। हर महीने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स में मिनिमम अमाउंट ड्यू टाइटल वाला एक छोटा सुविधाजनक बॉक्स प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होता है, जो आमतौर पर टोटल बैलेंस का सिर्फ 5% होता है। स्टेटमेंट यूजर को सैटली नज करता है, आज ही पूरे 1 लाख रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए बस 5,000 रुपीज पे करें।
फाइन प्रिंट जो छुपाता है वह यह है कि केवल मिनिमम अमाउंट पे करने से रिमेनिंग बैलेंस पर 36% से 42% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज ट्रिगर होता है, जिसकी कैलकुलेशन डेली कंपाउंडिंग बेसिस पर की जाती है। इसके अलावा सभी न्यू परचेज पर इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इंस्टेंटली गायब हो जाते हैं। सिस्टम को इंटेंशनली ह्यूमन बिहेवियरल बायसेस के आसपास डिजाइन किया गया है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफरता है, जबकि बोरोअर को चुपचाप लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रैप में खींच लेता है। सेक्शन ब्रेक। द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट। जब आप साइन करते हैं तो किसे बेनिफिट होता है? इंडियन पर्सनल फाइनेंस पर अपने सेमिनल वर्क लेट्स टॉक मनी में फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मोनिका हालन एक फंडामेंटल रूल आउटलाइन करती हैं, जिसे हर इंडिविजुअल को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एक भी रुपया सौंपने से पहले अपनाना चाहिए, जब तक आप क्लियरली ये न समझ लें कि इसे बेचने वाले पर्सन को कैसे पे किया जाता है और इंस्टीट्यूट के पास आपके सक्सीड वर्सेस फेल होने के क्या इंसेंटिव्स हैं, तब तक कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट न खरीदें। यह इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट का प्रिंसिपल है। जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप किसी चैरिटेबल ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं हो रहे होते हैं। आप एक ऐसे कॉरपोरेट इंजन से डील कर रहे हैं जिसे अपना खुद का प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी और शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक का इंसेंटिव जितना संभव हो उतना ज्यादा पैसा जितने लंबे समय के लिए संभव हो सबसे हाई सस्टेनेबल इंटरेस्ट रेट पर उधार देना है, जो आपके घर जैसे रॉक सॉलिड कोलैटरल से बैक्ड हो। इंश्योरर का इंसेंटिव शुरुआत में ही मैक्सिमम प्रीमियम कलेक्ट करना, उस कैपिटल को हाई यील्ड एसेट्स में पूल करना, पॉलिसी होल्डर्स को मिनिमम गारंटेड रिटर्न्स पे आउट करना और क्लेम पे आउट्स को डिले या मिनिमाइज करना है। गवर्नमेंट का इंसेंटिव स्टेट एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए शुरुआत में ही रिलायबल टैक्स रेवेन्यू जैसे स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, जबकि सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए होम ओनरशिप को एनकरेज करना है। इन इंसेंटिव्स में स्वाभाविक रूप से कुछ भी इवल या इलीगल नहीं है। बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स और गवर्नमेंट्स एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करते हैं, सिस्टमिक स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और बड़े पैमाने पर सोसाइटल रिस्क को एब्जॉर्ब करते हैं। क्रेडिट मार्केट्स और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स के बिना मॉडर्न इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी। मिडिल क्लास जो क्रिटिकल मिस्टेक करता है वह ये मान लेना है कि इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज को इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएशन का ध्यान रखने के लिए डिजाइन किया गया है। वे ऐसा नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के मैंडेट्स को सर्विस देने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इकोसिस्टम में आंख मूंद कर चलते हैं, ट्रेडिशनल सोशल स्क्रिप्ट्स, बैंक सेल्स पिचेज और फ्रेंडली एडवाइस पर भरोसा करते हैं, तो आप सिस्टमैटिकली ऐसे चॉइसेस चुनेंगे जो आपके के नुकसान पर इंस्टीट्यूशन को अमीर बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। एब्सोल्यूट ट्रस्ट का फैटल फ्लॉ, पापा की जनरेशन की लीगेसी। इस डायनामिक के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस को देखने के लिए हमें बस अपने से पहले की जनरेशन को देखना होगा। पापा की जनरेशन, जिनकी स्टोरी ने इस बुक को सेक्शन 1.1 में इंट्रोड्यूस किया था। पापा की जनरेशन एफर्ट, डिसिप्लिन या ऑनेस्टी की कमी की वजह से फेल नहीं हुई। उन्होंने बिना थके काम किया, समझदारी से सेविंग्स की और सिंपल लाइफ जी। लेकिन उनकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ट्रेडिशनल अथॉरिटीज पर पूरे और बिना किसी सवाल के भरोसे की नींव पर टिकी थी। पापा के लिए बैंक मैनेजर एक अथॉरिटेटिव फिगर थे जो हमेशा सही सलाह देते थे। पड़ोस के LIC एजेंट एक करीबी फैमिली फ्रेंड थे जो हर फेस्टिवल और शादी में आते थे। पब्लिक सेक्टर बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट FD सेफ्टी का अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड थी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF बैलेंस को 30 ईयर्स की डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट माना जाता था। पापा उस अनकहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बिलीव करते थे। अगर मैं अपने एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल रहूं, टाइम पर अपने टैक्सेस पे करूं, अपना पैसा सेफ बैंक डिपॉजिट्स में रखूं और ट्रेडिशनल गवर्नमेंट बैकड इंश्योरेंस प्लान्स खरीदूं, तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो सिस्टम मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने बस अपने मैकेनिकल रूल्स के हिसाब से उन्हें प्रोसेस कर दिया। जब इकोनॉमिक कंडीशंस बदली, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आई और हाई इन्फ्लेशन ने चुपचाप परचेजिंग पावर को कम कर दिया, तो पापा के इस ब्लाइंड ट्रस्ट का रिजल्ट गहरी फाइनेंशियल वुल्नरेबिलिटी के रूप में सामने आया। उनके एजेंट फ्रेंड ने जो LIC पॉलिसी बेची थी, उसने हर साल बमुश्किल % का रिटर्न दिया, जबकि रियल मेडिकल कॉस्ट्स 12% से बढ़ गईं। उनकी सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स से जो रिटर्न मिला, उस पर उनके स्लैब रेट के हिसाब से हैवी टैक्स लगा,
जिससे इन्फ्लेशन के बाद उनके पास नेगेटिव रियल यील्ड ही बची। कंपनी के प्रति उनकी लॉयल्टी एक सिंगल एचआर ले ऑफ लेटर के साथ रातों रात खत्म हो गई। सिस्टम पापा से गुस्सा नहीं था, उसे उनसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी। उसने बस अपने नंबर्स कैलकुलेट किए, अपनी बैलेंस शीट ऑप्टिमाइज की और आगे बढ़ गया। पापा की सबसे बड़ी गलती हार्डवर्क की कमी नहीं थी, वह ये गलतफहमी थी कि उनके आसपास के इंस्टीट्यूशंस उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। उन्होंने अपने इकोनॉमिक फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इंटरमीडिएटरीज को सौंप दी जो स्ट्रक्चरली उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसे हार्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज्ड थे। सेक्शन ब्रेक। अगर हमें इस पैटर्न से बाहर निकलना है तो हमें इंस्टीट्यूशनल बेनेवोलेंस के कंफर्टिंग मिथ को छोड़ना होगा। हमें फाइन प्रिंट पढ़ना, एक्चुअल नंबर्स देखना और अपनी रोजमर्रा की चॉइस में छिपी हुई हिडन कॉस्ट्स को पहचानना सीखना होगा। हर बार आप कोई लोन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, क्रेडिट लाइन खोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं या अपने पैसों को किसी ट्रेडिशनल सेविंग्स व्हीकल में पार करते हैं, तो आप अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाने, किसी और की बैलेंस शीट को फंड करने के बीच एक चॉइस चुन रहे होते हैं। यह बात हमें सीधे प्रॉब्लम के ट्रू स्केल पर लाती है। 1.5 द इनविजिबल टैक्स ऑन इग्नोरेंस, व्हाट नॉट नोइंग कॉस्ट्स यू एवरी डे।